दुआएं हैं आप लोगों की, काट रहे हैं हम भी। तो चलिए सर, सबसे पहली बात, क्या लिखा है? डी चैट, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग जैद साहब। देखिए सर, सबसे पहली बात, आप लोगों की और भी क्लासेस हुई होंगी, ऑफ कोर्स हुई होंगी, है ना। फिजिक्स में और भी क्लास हुई होगी शायद, फिजिक्स में और भी कोई पोर्शन चल रहा होगा, कुछ और भी क्लासेस हुई होंगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो अच्छा, कौन सा पोर्शन चल रहा है फिजिक्स में फिलहाल? तो आप लोगों का कौन सा पोर्शन अभी तक हुआ है आपका? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स का पोर्शन हुआ है। और पुलिस के मैकेनिक्स का क्वेश्चन चल। पुलिस के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पुलिस के जो क्वेश्चन है वो मिलिट्री नहीं करेगी, मतलब पुलिस के जो क्वेश्चन है या एनएलएम के जो क्वेश्चन है वो जो सर करा रहे हैं वही कराएंगे आपको फर्दर। हम मैं जो कराऊंगा वो कुछ और सेक्शन है जो मैं कराऊंगा। कौन से सर हैं जो आपको करा रहे हैं ये? क्या, कौन से सर का नाम लिया भाई? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कौन पढ़ा रहे हैं? अच्छा, नबील आपका फर्स्ट है, कोई इशू नहीं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कौन पढ़ा रहा है भाई? इससे पहले किसी ने क्लास करी है? हु इज टीचिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन? भाटिया सर से। भाटिया सर, चलो ठीक है। तो चलिए भाटिया सर से आप वो पढ़ देंगे। खैर, जिनकी पहली क्लास है भाई उनको मैं बता दूं, मेरी भी आज पहली क्लास है आप लोगों के साथ, है ना। जो मेरा सेक्शन है उसकी पहली क्लास है आज। तो इसलिए मेरे में आपका कुछ भी वो सेक्शन में कुछ भी नहीं छूटा है। जिनकी पहली क्लास आज ही अपने स्टार्ट करें ये वाला सेक्शन। मैं अभी आज जो सेक्शन स्टार्ट करूंगा दैट इज द सेक्शन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स विच हैज लार्ज वेटेज। उसका अच्छा खासा वेटेज है आपका। और इस वाले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से ऑलवेज यू विल गेट क्वेश्चन इन इट, एंड यू इफ यू लुक on the previous year's questions, so you will find that every time the question has been asked in from this section of heat and thermodynamics. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो इसके अलावा भी पोर्शंस पढ़ाऊंगा, मे बी पॉसिबल, बट ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको यकीन नहीं है, प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लीजिए, आपको खुद ही दिख जाएगा। स्पेशली अच्छा, पूरे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरी यूनिट में कह रहा हूँ, जिसमें आपकी कैलोरीमेट्री आती है, थर्मल एक्सपेंशन आता है, उसके बाद फिर है कि ट्रांसफर ऑफ हीट आता है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का प्रोसेस है। कन्वेक्शन में तो कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, बट आपका कंडक्शन और रेडिएशन में आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिसपे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है ना, वो स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है, तो डिफरेंट लॉज हैं उसमें, क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं। ब्रोनियम, फिर उसके बाद आ जाता है केटीजी। केटीजी में बड़ी सारी चीजें हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन है, बट केटीजी में भी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो ऐसा सेक्शन है कि जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी वो इसलिए पढ़ाई जाएंगी कि भाई उससे क्वेश्चन करने हैं आपको। दूसरी बात, मैं बहुत क्लियरली एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कि आप क्रैश कोर्स को कैसे समझते हो या कैसे लेते हो या क्या एक्सपेक्ट करते हो क्रैश कोर्स में, बट मैं बहुत ईमानदारी से आपको बहुत ऑनेस्टली बता दूं, क्रैश कोर्स का नाम इसलिए क्रैश कोर्स है क्योंकि इसमें पढ़ाया नहीं जाता। आपको अगर पागल बना रही है, पढ़ाया नहीं जाता तो हम कनेक्ट काय को हुए? पढ़ाना इन द सेंस कि हमारे बच्चों को लगता है ना ज्यादातर कि क्रैश कोर्स भाई पूरे साल 2 साल हमने कुछ नहीं करा, और आखिरी में ये हमारी भी मेंटेलिटी थी जब हम तैयारी करते थे कि भाई अगर 11th 12th में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, आखिरी के 2 3 महीने में वो क्रैश कोर्स वो चलेगा ना तो उसमें जाके ज्वाइन कर लेंगे तो एकदम पूरा, उसके बाद पूरा मतलब हम आइंस्टाइन हो जाएंगे, ठीक है, वो 2 3 महीने में, और एकदम नीट पे टॉपर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है आपको कि 2 साल का सिलेबस 2 3 महीने में कैसे पूरा होगा आपको भी मालूम है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्रैश कोर्स का बेसिक मतलब है कि उसमें आपको पढ़ाया नहीं जाता, का सेंस मेरा ये है कि उसमें आपको सिर्फ चीजें सिखाई जाती हैं, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला याद दिलाया जाता है और आपको क्वेश्चन कराया जाता है। हाँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेट है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन फॉर्मेट्स पे हम बातें करेंगे। बट ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि अगर मैं सर यहाँ पर हीट की बात कर रहा हूँ तो मैं पहले डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज हीट, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें कहानियां सुनाऊंगा कि हीट और टेम्परेचर क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सब टाइम पास करूंगा। उसके लिए सर पूरा रेगुलर के कोर्स होता है 1 साल का, वो ज्वाइन करिए, तो उसमें इंशाल्लाह फिर पूरी तफसीली गुफ्तगू होती है, ठीक है। उसमें भी उतनी तफसीली नहीं होती, बट फिर भी बहुत ज्यादा तफसील में पढ़ाया जाता है। उस केस में तफसील समझते हो गया कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे के समझाया जाता है चीजों को आपको। तो खैर, क्रैश कोर्स में सिर्फ याद रखिए कि ये बेनिफिट आपको करेगा इस सेंस में कि कैसे क्वेश्चन डील होते हैं,
एंट्रेंस के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या क्या हैं जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर? और जहां तक मुझे पता है कि सब नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। करेक्ट है भाई? हार्दिक बेस्ट, नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। जैद भाई? यस सर। किसके लिए? कौन है कोई और, कोई अलग सा कुछ? जेई को वाला कौन है? नबील सर शिवा नबील, रियाज। शिवा रियाज, आप भी जेई की हैं? अच्छा भाई, तो चलिए देखते हैं जेई के लिए जो चीजें हो सकती हैं उसको भी कोशिश करेंगे। मुझे जहां तक पता था वो नीट के लिए पता था, तो चलो फिर भी देखते हैं, कोई बात नहीं, है ना। पार्ट तो वही है ना, पढ़ना तो वही है। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल अलग हो सकते हैं बट पढ़ना तो वही है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मतलब टॉपिक का नाम डालिए, कैलोरीमेट्री, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पूरा सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री ये इस यूनिट का सबसे पहला पार्ट, कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री का क्या क्या चीज है सर? कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री आप सबको पता है कि कैलोरीमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हीट, और कैलोरी वाज बेसिकली द कंसीडर्ड एज समथिंग अ लिक्विड व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जिस बॉडी से वो लिक्विड फ्लो कर जाता है वो ठंडा हो जाता है, और जिस बॉडी में वो लिक्विड फ्लो करता है वो गर्म हो जाता है। तो ये पहले माना जाता था कि हीट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड, वो पहले माना जाता था। इसके पीछे एक कहानी है। फिर उसके बाद पीपल लेटर ऑन रियलाइज दैट कि हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चली जाती है। तो जिससे जाती है वो बॉडी ठंडी हो जाती है, और जिसमें जाती है वो बॉडी गर्म हो जाती है। तो कैलोरी जो है ना, इसका पुराना नाम है। ठीक है, इसीलिए इसका इस पूरे टॉपिक का नाम है कैलोरीमेट्री। और एक आप एक कैलोरीमीटर, एक कंटेनर का नाम है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक बेसिकली कॉपर का कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, कैलोरीमीटर। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हीट। अब देखिए इस कैलोरीमेट्री में सर दो बातें होंगी। आपका जो हीट आप जब भी किसी भी बॉडी को प्रोवाइड करोगे, तो एक्चुअली द हीट दैट यू प्रोवाइड अ बॉडी डज टू थिंग्स। इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर, ठीक है, एंड इट ऑल्सो चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब दो काम करता है हीट को, सिंपल सी बात याद रखिए, हीट के दो काम है, वो टेम्परेचर को भी बढ़ाता है और स्टेट ऑफ बॉडी को भी चेंज करता है। ये बात ऐसे ही है जैसे फोर्स, फोर्स के दो काम है, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज करता है और शेप को भी चेंज करता है। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है तो आप वो सब पढ़ते हो, लॉज ऑफ मोशन और इस सब में पढ़ते हो। और जब वो शेप को चेंज करता है तो आप वो पढ़ते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, इलास्टिसिटी वगैरह आप जो पढ़ते हो। ठीक है, उसी तरह से हीट भी दो काम करता है, या तो टेम्परेचर को चेंज करेगा या स्टेट को चेंज करेगा। अगर हीट टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, इफ case if heat changes the temperature only, if heat changes temperature, if heat changes temperature, अच्छा दो काम में से एक ही काम एक बार में हो रहा होगा। if heat changes temperature, या तो वो टेम्परेचर को चेंज कर रहा होगा या वो स्टेट को चेंज कर रहा होगा। और हमेशा याद रखो कि जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा, और जब स्टेट चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो अगर हीट चेंज कर रहा है टेम्परेचर को, तो उस केस में हीट को हम लिखते हैं, हीट इज रिटन एज ms मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, वेयर s इज कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं इसको, या हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। तो दिस s इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी कहते हैं। इट इज अ कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी कहते हैं इसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की अगर आपको यूनिट कोई बोल दे, तो हीट कैपेसिटी की यूनिट आप लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे हो जब आपने हीट की यूनिट कैलोरी ली है। हीट की यूनिट अगर आप जूल ले लोगे तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये भी आपका यूनिट हो सकता है। बट जनरली हम कैलोरी लेके चीजों को डील करते हैं, इसमें हम कैलोरी के साथ ज्यादा डील करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो 1 कैलोरी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल्स होती है। तो एक्चुअली हम डील कैलोरी के साथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन नहीं आ रहा, उसको जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 का फैक्टर आएगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये Q इज इक्वल टू m इंटू s इंटू डेल्टा टी है विच चेंजेस द टेम्परेचर। अब कुछ के तो आपको स्पेसिफिक हीट वैसे ही याद हो जाएंगे क्वेश्चंस में। देखो जो छोटे वाले हैं, वाटर वाला, आइस वाला, वो याद रख लेंगे हम। वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, डिफरेंट बॉडीज के लिए गिवन होगा, ऐसा नहीं कि आपको रट्टा लगाना है। ये बात ऐसी है जैसे रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो रेजिस्टेंस में आपको पता होता है, ठीक है, मतलब आपको डिफरेंट का रेजिस्टेंस गिवन होता है, तो उसी तरह से आपको स्पेसिफिक हीट भी डिफरेंट बॉडीज के लिए गिवन होगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको सिंपली क्या अगर याद रखना चाहते हो तो क्या याद रख सकते हो, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड।
सर यही होती है क्या वाटर की? यस बिल्कुल यही होती है वाटर की, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है कि अगर पानी के 1 ग्राम को 1 कैलोरी की हीट प्रोवाइड करोगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। यस शिवरियास कुछ कहना चाह रही हैं आप? नो सर। ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम आपसे पूछ लिया जाए तो स्टीम का भी हाफ ही होता है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर हीट। हीट अगर टेम्परेचर को चेंज कराओ तो एम एस इंटू डेल्टा टी। हीट अगर टेम्परेचर को चेंज कराओ तो एम एस इंटू डेल्टा टी। जो भी लिखना है जल्दी लिखिएगा बेटा। तो उसके बाद दूसरे फॉर्मेट बात पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो हीट टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, एम एस डेल्टा टी आपने लिख दिया। उसके बाद आगे फर्दर बात करते हैं। लिख लिया शायद? सर हीट कैपेसिटी तो एस है ना? जी हीट कैपेसिटी एस है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी तो सिंपल सिंपल सा आपका एस हो गया। अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप फिर से आप हीट दें और इस बारी हीट चेंजेस नॉट द टेम्परेचर बट चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो अगर स्टेट ऑफ द बॉडी को चेंज कर रहा है तो स्टेट का चेंज करने का मतलब कि अगर सॉलिड स्टेट में तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिक्विड स्टेट में तो गैसियस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं हीट को एज इफ हीट चेंजेस स्टेट, इफ हीट चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी। अगर हीट स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज कर रहा हो, स्टेट ऑफ बॉडी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई L। ठीक है, वेयर L इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट या कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट। L को हम क्या नाम देते हैं? तो L को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का मतलब क्या है? तो लेटेंट इसलिए कहते हैं, लेटेंट का बेसिक मतलब होता है छुपा हुआ। L का मतलब यहाँ पर लेटेंट हीट है। ये छुपा हुआ हीट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा मैंने आपसे बोला कि जब भी स्टेट चेंज होगा ना तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मतलब? जैसे पानी को बॉयल करते जाइए आप, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। वंस द टेम्परेचर बिकम्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसके बाद आप पानी को और जो आप हीट देंगे वो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर स्टेट ऑफ वाटर विल स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। ठीक है, तो ये जो आप उस वक्त आप का पूरा पानी जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक पानी का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। आप थर्मोमीटर भी डाल के देख लेंगे तो वो टेम्परेचर कितना रहेगा? वो टेम्परेचर विल रिमेन एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसलिए इसको आप कहते हैं लेटेंट, मतलब छुपा हुआ है भाई, वो दिखाई नहीं दे रहा। छुपा हुआ मतलब दिखाई ना देने का मतलब कि उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। तो Q इज इक्वल टू ml में L इज द लेटेंट हीट और M आपका मास है। तो इसका मतलब है कि जो आप हीट प्रोवाइड करते हो टू चेंज द स्टेट वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। बट वो हीट जो टेम्परेचर को चेंज कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। देखो मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एम एस डेल्टा टी, ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मास कर रहा है और डेल्टा टी पे भी कितना ज्यादा चेंज ऑफ टेम्परेचर करना है या कितना कम करना है उसके अकॉर्डिंग हीट कैलकुलेट होगी। बट जो स्टेट को चेंज कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इस केस में चेंज नहीं होता, तो सिंपली ये किस पे डिपेंड करता है? M इंटू एल, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। ज्यादा मास गर्म कर रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम मास गर्म कर रहे हो तो कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 कप पानी गर्म करिए, 1 कप पानी, तो उसको गर्म करने में फट से गर्म हो जाएगा। और 1 बकेट पानी गर्म करिए थ्रू द सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, मतलब वो सॉरी 1 कप पानी को गर्म करिएगा तो जल्दी गर्म होता है क्योंकि मास कम है। ठीक है, और 1 बकेट पानी को गर्म करिए तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह से 1 कप पानी का स्टेट कन्वर्ट करिए तो जल्दी होगा, और 1 बकेट पानी का स्टेट कन्वर्ट करिए तो ज्यादा टाइम लगेगा। भाई मास बदलेगा तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड भी बदल जाएगा। क्लियर? अब ये जो हीट है लेटेंट हीट, इस लेटेंट हीट को फर्दर हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेसिकली आपका स्टेट चेंज होगा तो कैसे होगा? हीट आप सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाइड, ये स्टेट को कैसे चेंज करेगा? तो मान लो अगर आपकी बॉडी सॉलिड स्टेट में, तो इसको आप वो किस में कन्वर्ट करेगा? लिक्विड स्टेट में, पहले लिक्विड स्टेट। और इस प्रोसेस को ऑफ कन्वर्टिंग द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसको मेल्टिंग कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। और इसी तरह से दूसरा केस क्या हो सकता है कि लिक्विड अगर है, तो लिक्विड अगर है तो उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो बॉयल होना शुरू होगा, मतलब उसका जो स्टेट चेंज होगा वो किस में चेंज होगा? वेपर स्टेट में चेंज होगा। तो ये इसको आप कह लो गैसियस स्टेट कह सकते हो। ठीक है, चेंजेस टू गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट।
गैसियस स्टेट। इसका मतलब इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस वाले प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कोई मुझे बता सकता है? तो इसको हम कहते हैं गैसियस प्रोसेस मत कह देना, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। मतलब हीट सप्लाइड, सॉलिड को हमने हीट सप्लाई किया तो सॉलिड मेल्ट होगा और फिर बॉयल भी होगा। सॉलिड को हीट सप्लाई किया तो बॉयल भी होगा। तो दो तरह से हीट सप्लाई दो काम करता है। सॉलिड अगर है तो सॉलिड को मेल्ट कर देंगे आप तो वो मेल्टिंग कहलाएगा। सॉलिड को मेल्ट करके फिर उसको और फर्दर हीट दिया तो वेपराइज हो गया तो ये वेपराइजेशन कहलाएगा। इसमें जो हीट लिखा जाएगा उसको आप लिखते हैं Q इज इक्वल टू M इंटू L। F भी लिखा जाता है, इस F को पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने सुना होगा शायद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन इज अनदर नेम टू मेल्टिंग। और यहाँ पर आप Q को लिखते हैं M इंटू L, V से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे V लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई? हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन। नहीं आ रही बात समझ? कोई दिक्कत, कोई कष्ट? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक बात याद रखना कि अगर आइस वाइस के लिए याद रखें हम तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस मतलब आइस को हम कितना हीट दें कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाए इनटू वाटर। तो याद रखिएगा ठीक है 80 और लेटेंट हीट की पर ग्राम हो जाएगी। क्लियर? और इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए अगर हम देखें तो मतलब पानी को हम कितना हीट करें कि वो वेपर स्टेट में मतलब में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम अगर आप देंगे, हर 1 ग्राम पानी को 540 कैलोरी देंगे तो वो 1 ग्राम पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आइस के 1 ग्राम को आप 80 कैलोरी देंगे तो इट विल कन्वर्ट इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब देखो एक बात सोचो कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं अच्छा जब तक पूरा स्टीम पानी पूरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, आप पानी को गर्म कर रहे हो एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो जब तक सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब जो एकदम जस्ट अभी स्टीम बना है उसका टेम्परेचर भी 100 है और बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर 100 है। मानते हो सर? फातिमा क्या कहती हैं आप? जस्ट जो स्टीम अभी नया नया पैदा हुआ स्टीम पानी से उसका भी टेम्परेचर कितना है? उसका भी टेम्परेचर 100 है। और जो पानी बॉयल हो रहा है उसका भी टेम्परेचर कितना है? 100 है। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लेटेंट हीट ऑफ, इसको आप कह सकते हो लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसको हम ये कहते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड को, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे एक बात बताओ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टीम है, क्या दोनों में हीट कंटेंट या एनर्जी दोनों में सेम होगी या दोनों की एनर्जी अलग अलग है? मतलब 1 ग्राम आप स्टीम ले लीजिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ग्राम आप वाटर ले लीजिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या दोनों की एनर्जी सेम है या दोनों की एनर्जी अलग अलग है, या किसकी ज्यादा है किसकी कम है? आप मेरा पॉइंट समझ पाए क्या बोल रहा हूं मैं? स्टीम के 100 डिग्री सेंट किसकी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है स्टीम की ज्यादा। और कितनी ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि 540 कैलोरी ज्यादा है। इसका मतलब कि स्टीम से अगर आपका हाथ जलेगा और पानी विच इज एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड उससे हाथ जले, या स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हाथ जले, ज्यादा सीवियर कौन होगा? स्टीम से जलना। स्टीम से जलना, ये आप बचपन से जानते हो। क्यों? 40 कैलोरीज ज्यादा है एनर्जी, तो वो ज्यादा स्टीम। तो खैर, तो ये छोटा सा पॉइंट है रिलेटेड टू द लेटेंट हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें 2 तरह की लेटेंट हीट होती है, एक को आप फ्यूजन कह रहे हो और दूसरे को आप वेपराइजेशन कह रहे हो। ये छोटा सा पॉइंट भी अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी सर। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक और चीज होता है जो ग्राफ, और ग्राफ से ही मैं क्वेश्चन निकालूंगा। अभी आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा इसमें कि ग्राफ में अगर हम बात करें टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो इसको टेम्परेचर वर्सेस टाइम का भी ग्राफ तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम के टर्म्स में भी गिवन होता है, या हीट वर्सेस टाइम के टर्म्स में भी गिवन होता है।
ठीक है, क्योंकि जितना आप हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, तो हीट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसा वेरिएशन टेम्परेचर का टाइम के साथ, वैसा ही हीट का वेरिएशन भी टाइम के साथ होगा। तो आइदर यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम और हीट वर्सेस टाइम, बोथ द ग्राफ विल लुक सेम। ठीक है, तो इसीलिए आपने कई किताब में अगर पढ़ा है ईमानदारी से कभी भी, तो टेम्परेचर की जगह हीट भी लिखा हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, राइट। चलिए सर, अब इसमें मान लीजिए किसी भी सॉलिड को आपने लिया किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एनी सॉलिड, लेट अस से आई टॉक अबाउट द आइस एट सम टेम्परेचर। तो अगर आपने आइस लिया एट सम टेम्परेचर और उसको आपने स्टार्ट कर दिया टू प्रोवाइडिंग हीट टू दैट ऑफ आइस, तो अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे आइस को तो क्या होगा, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड इट विल राइज टिल द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू 0। जैसे ही 0 पे आएगा, अब 0 पे आके अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, रादर व्हाट विल हैपन, रादर इट स्टेट विल स्टार्ट चेंजिंग। मतलब यहां से यहां तक मैं कह सकता हूं सॉलिड स्टेट है, यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, यहां से यहां तक एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है मेल्टिंग। ठीक है, जब तक मेल्टिंग होगी टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा as long as melting is taking place. After the whole of the ice has converted itself into the liquid or water, अब फर्दर आप टेम्परेचर दोगे तो अब फिर इसका हीट दोगे तो फर्दर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये अभी लिक्विड स्टेट में है और टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है। दिस टेम्परेचर विल राइज टिल द टेम्परेचर रीचेस टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर यू रीच टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट प्रोवाइड करोगे, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। व्हाट विल हैपन, तो इस केस में नाउ the state will start changing from its liquid state to its vapor state या gaseous state, और ये वाला जो प्रोसेस हो रहा होगा इस समय पे उसका नाम है बॉइलिंग। और उसके बाद अगर आप हीट देते हो तो उसका क्या होगा, तो इसका आप फर्दर क्या करेगा, तो इसका फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ेगा और ये कौन से स्टेट में होगा, तो दिस विल बी इन द गैसियस स्टेट या गैस स्टेट, जो भी कह लो, है ना। अब इसी ग्राफ से मैं क्वेश्चन निकालता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे निकाल रहा हूं। ये ग्राफ सबको मालूम है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बना रहा हूं जो इस ग्राफ से ही आपको पल्ले पड़ेगा ज्यादा। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं कि इफ हीट इज सप्लाइड, क्वेश्चन है कि इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट टू आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट टाइम टेकन to change temperature of water from 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर पहुंचने में कितना टाइम लगा। आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर इज इक्वल टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्राफ से ही चीजों को समझो। और यहाँ पर आपको गिवन है टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ग्राफ में आपको एक चीज दिखाई गई है कि ग्राफ में आपसे ये बोला गया 0 है, यहाँ पर आपसे बोला गया टाइम इज t0। यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो टाइम बोला गया t0 प्लस ऑफ 8 मिनट। ठीक है, यहाँ पर का टाइम कुछ और माना गया t डैश और यहाँ पर का कुछ टाइम माना गया t डबल डैश। भाई समझ पा रहे हो, या मैं अकेला सीख भी रहा हूँ, अकेला समझ भी रहा हूँ, या सबको क्लैरिटी है? जो भी मैं बता रहा हूँ अभी तक वो सबको क्लियर है, या मैं अकेला सीख रहा हूँ भाई, या तुम मन में कोस रहे हो कि पता नहीं क्या करा रहा है ये? जी रिपीट कर दिएगा, थोड़ा सा लाउड बोल दीजिए। एक सर ये ग्राफ क्या कर दूं, स्क्रीन सीधी एक्सप्लेन कर दूं? जी ग्राफ वाला रिपीट कर दिएगा। ग्राफ में मैंने आपसे ये बोला है कि सीधी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ग्राफ में मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बॉडी आप ले लें विच इज इन इट्स सॉलिड स्टेट, उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, इफ यू प्रोवाइड हीट टू दैट बॉडी, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो आप ये बात समझिए कि Q इज इक्वल टू होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, और जितना आप हीट करते जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि टेम्परेचर हो या हीट हो, दोनों टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि मोर यू प्रोवाइड द हीट, मोर विल बी द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज विद द टाइम। और कैसे इंक्रीज करता है? लीनियरली, टाइम के साथ जो आपका टेम्परेचर है वो लीनियरली इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट तो ये।
ठीक है। अब फर्दर आप आगे चलिए, आप हीट करते रहिए बॉडी को, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाए, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही बॉडी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द आइस, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एज द बॉडी रीचेस टू आइस रीचेस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसके बाद अगर आप हीट दोगे तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, रादर इट्स स्टेट विल स्टार्ट चेंजिंग। तो उसका स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता। आफ्टर इट हैज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है, तो आप फिर से हीट करो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम के साथ, तो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक पानी अब अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंच जाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बिकॉज वंस इट रीचेस टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, इसका स्टेट चेंज करेगा। तो हमेशा याद रखो, व्हेनेवर द स्टेट चेंजेस, स्टेट जब भी चेंज होता है तो टेम्परेचर में राइज नहीं होता। इसलिए पहले ग्राफ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड द ग्राफ नाउ? यस सर। जी सर। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट टू आइस एट -220 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट टाइम टेकन टू चेंज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन आपको राइट साइड में लिखा हुआ स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट साइड में उस इसी ग्राफ को मैंने यूज में, कि क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया है, क्वेश्चन का पार्ट है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने ग्राफ, आप क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं उसको, कि पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन के साथ साथ ग्राफ गिवन है आपको। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता था, या तो आपको वो बता देता कि किस रेट से हीट प्रोवाइड हो रही है, either they would have given you the rate of heat। इसने क्या बोला आपको, एग्जामिनर ने बोला कि the heat is being supplied at constant rate, मतलब कितना हीट प्रोवाइड कर रहे हो कितने समय में, वो रेट कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू दे देता वो, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ ले। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। बट अगर उसने क्वेश्चन में ये ऐसा वैल्यू नहीं दिया और इंस्टेड उसने ग्राफ दे दिया है, तो अगर आपको ग्राफ दे दिया तो ग्राफ से अब इस क्वेश्चन को कैसे समझें और सॉल्व करें? पॉइंट समझ में आया? रेट एट विच द हीट इज प्रोवाइडेड, तो रेट ऑफ हीट को आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ हीट बीइंग सप्लाइड, हीट सप्लाइड। अब समझिए सर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, कि हीट सप्लाइड तो क्या लिखेंगे हम? हीट डिवाइडेड बाय टाइम, या नहीं आया भाई, रेट का यही मतलब है ना कि कितने समय में कितना हीट सप्लाई हुआ। यस सर। नहीं आया। इसी चीज को हम पावर भी कह सकते हैं सर। इसी कई बार क्वेश्चन में रेट ऑफ हीट ना कह के पावर कह दे बच्चा सन्नाटे में, कि पता नहीं पावर यहाँ कहाँ से आ गया। भाई पावर का मतलब ये नहीं होता वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम भी है, क्योंकि आप जितना वर्क करते हो वो एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, तो पावर कैन आइदर बी रिटन एज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, पावर कह दे या कांस्टेंट रेट कह दे, दोनों का एक ही मतलब है। अब वो पावर की वैल्यू या कांस्टेंट रेट की वैल्यू दे सकता है, या उसके इंस्टेड वो ग्राफ दे सकता है। तो अब इस ग्राफ से कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें कितने समय में ये कितना हीट सप्लाई हुआ उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, बट ये बोला है कि रेट कांस्टेंट है। अब देखें मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ के बीच का हमें टाइम गिवन है। देखो हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट होगा या नहीं, क्या बोलते हो दोस्त? जी सर होगा। यस सर। भाई यहाँ पर टाइम की वैल्यू टी नॉट, यहाँ पे वैल्यू टी नॉट प्लस ऑफ 8, तो इसका मतलब दोनों के डिफरेंस क्या हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो डेल्टा टी। इस पॉइंट को अगर चाहो तो कह सकते हो ए, इसको कह लो बी, इसको कह लो सी, ताकि समझने में आसानी हो। डेल्टा टी ए से बी इज इक्वल टू 8 मिनट, गिवन है, ग्राफ से दिखाई दे रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा। डेल्टा कहां से कहां तक भाई? बी से सी तक का हमें टाइम निकालना है, यही तो निकालना है ना, क्योंकि आपसे कह रहा है जीरो से आप यहां तक अगर आ गए तो जीरो से आप कहां तक आ गए, तो -0 तक पहुंच गए। अब 0 से 100 तक आना है, 100 तक आना है, इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम निकाल। आप ये टाइम को कांस्टेंट रेट से हीट से टाइम की वजह से नहीं आया भाई। का 20 के
अरे मेरे हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ये डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा डिवाइस ड्यू टू द नेटवर्क फेलियर। तो अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त। जी सर आ रही है। यस सर। यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है तो यहाँ स्क्रीन क्यों नहीं आया? यस सर। हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब जो भी मैंने लिखा था वो सब गायब हो गया है। तो आप लोगों ने कुछ लिखा था उसमें या मुझे फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा दोस्त? लिख लिया है लिख सर। लिया था। लिख लिया था सर। लिख लिया था ना? ठीक है, तो चलिए मैंने आपसे ये बोला कि भाई रेट रेट कांस्टेंट है ना। इसका मतलब ये है कि ग्राफ में मैं एक पोर्शन दिखा देता हूँ। ये जो ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे आया था, ऐसे आया था, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें जितना हीट आपने दिया है ए से बी तक, वही हीट हमने बी से सी भी दिया है। क्यों, कैसे पता सर आपको? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि रेट एट विच द हीट इज बीइंग सप्लाइड वो सेम है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को इक्वेट कर सकता हूँ किसके साथ? तो मैं यहाँ पर के डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के साथ इक्वेट कर सकता हूँ। सीधी सी बात ये है सर। ठीक है, अगर आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया है तो चलिए मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व कर देता हूँ। मैं आपसे सिंपली ये कहूंगा कंपेयर कर लो डेल्टा क्यू ए बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को। कंपेयर किसके साथ करो? डेल्टा क्यू बी से सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक का सर? तो डेल्टा टी बी से सी तक का। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का? तो डेल्टा टी ए से बी तक का। कोई कष्ट वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? तो बिकॉज ए से बी में देखो द स्टेट इज चेंजिंग, राइट? तो स्टेट चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एम आई करेक्ट? एकदम एक एक बात समझ में आनी चाहिए सर। डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ए बी जो भी है हमारा इज इक्वल टू बी से सी में एम इन टू एल लिखा जाएगा या एम एस डेल्टा टी लिखा जाएगा? क्या बोलते हो दोस्त? बी से सी, बी से सी के हीट की वैल्यू को क्या लिखूं? अब तो आवाज जा रही है ना, प्लीज बताइए। सर बी से सी में जो हीट सप्लाई हुआ उस हीट को क्या लिखोगे? जैसे ए से बी तक की हीट को मैंने लिख दिया, वेरी गुड फातिमा। ए से बी तक की हीट को मैंने लिखा एम एल। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट है उस रीजन में। ग्राफ से वो दिखाई दे रहा है कि चेंज ऑफ स्टेट है जी। बीसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो वो एमएस डेल्टा टी लिखेंगे। एमएस डेल्टा टी। बहुत बढ़िया साहब। तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी सी। ठीक है, तो ये आराम से m से m कैंसिल हो गया। लेटेंट हीट 80 है, टाइम लगा है 8 मिनट। और उसके बाद यहाँ से यहाँ स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात कर लें तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होती है सर? स्पेसिफिक हीट कहाँ कौन कन्वर्ट हो रहा है? कौन कन्वर्ट हो रहा है सर? तो कन्वर्ट कौन हो रहा है? तो कन्वर्ट हो रहा है सर हमारा कौन कन्वर्ट हो रहा है यार? बी से सी में कौन कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड। पानी, लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे आप? स्पेसिफिक हीट इज 1, टेम्परेचर का चेंज कितना 100 डिवाइड बाय टाइम। ये तो निकालना है आपको, टाइम फ्रॉम बी टू सी। निकाल लीजिए सर, जो भी आ जाए वो उतना मिनट टाइम लगेगा। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया सबको। जी सर। टाइम फ्रॉम बी टू सी विल बी नथिंग बट जो भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाए 8 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, जो भी कैलकुलेट हो जाए खत्म जी। सर एक बार ये बता दीजिएगा कि ये जो आपने इक्वेट करा था ये क्यों किया? जी, क्योंकि वो सब शायद डिस्कनेक्ट हो गया था आपके। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसलिए इक्वेट कर पाए हम क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हीट इज बीइंग सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। हीट जो सप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट रेट पे सप्लाई हो रही है। तो अगर हीट कांस्टेंट रेट पे सप्लाई हो रही है, कांस्टेंट रेट पे सप्लाई हो रही है, इसका मतलब है कि इस रीजन में जो हीट दिया गया है और इस रीजन में जो हीट का रेट सप्लाई किया गया है वो सेम है। इसका मतलब यहाँ पर का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और यहाँ पर का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हैज टू बी सेम। आई बात समझ में? ओके सर। ये नहीं कहा गया कि हीट सेम है, ये नहीं कहा गया टाइम सेम है, बट रेट सेम। क्लियर? रेट सेम है, ये बात ऐसी हो गई।
कि भाई 4/2 और 6/3 ये दोनों की वैल्यू तो सेम ही हुई ना, ठीक है, ये रेट सेम हो गया, बट यस इंडिविजुअली दीज टू आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया सर, एक क्वेश्चन। अभी आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन सर, पूछते हुए शर्म आ गई। आपसे बोला गया कि सर स्पेसिफिक हीट ए इज इक्वल टू गिवन एज ए प्लस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 2। ये एस क्या चीज है? तो एस इज स्पेसिफिक हीट। एस की वैल्यू क्या है? तो ये एस स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए एंड बी आर कांस्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन सर, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल कर दिया है, बस इतनी सी बात है। आपसे बोला जा रहा है कि भाई कैलकुलेट करिए आप कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड की वैल्यू कैलकुलेट करना है फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम टेम्परेचर इनिशियल इज इक्वल टू टी टू टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू 2T। मतलब अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मुझे राइज कराना है इस केस में, वेयर द स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट रादर इट इज वेरिएबल। और ये टी क्या चीज है सर? ये टी इज टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला जो टी है वो क्या लिया गया है आपका, ये वाला जो टी है वो टेम्परेचर लिया गया है। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। मास को m मान लीजिएगा। मास अगर इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, तो मास को m मान लीजिए। हीट सप्लाइड वेरी कर रहा है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो आपको सवाल ये है कि भाई बताओ कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम T टू 2T। तो कैसे करेंगे सर? जब भी स्पेसिफिक हीट वेरिएबल होगा तो हमेशा याद रखो कि वेरिएबल केसेस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। सीधी सी बात है, वेरिएबल के केस में इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है तो डेल्टा क्यू या क्यू जो भी लिखना हो आपको, वो लिखा जाएगा MSDT, ठीक है। MSDT फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, अगर वेरिएबल का केस हो। ये बात ऐसे ही है जैसे क्लास 11th में पढ़ते हो कि अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हो ना, उसी तरह से अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो जाए तो उसका आप टोटल हीट निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास तो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये ए प्लस और बी मल्टीप्लाइड बाई टी dt, यही तो लिखेंगे आप। कहां से कहां तक सर? टी से 2T। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार दोस्त, कोई कठिनाई? बड़ी बात हो रही है क्या? जी सर। ठीक है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू को क्या लिखेंगे? अब इंटीग्रेशन कर लो सर, इंटीग्रेशन आता है तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। नीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ स्पेशली, और अगर जेई वाले को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर तो बेकार है, जीवन ही बेकार है फिर जेई वाले का। तो टी टी ये बी कांस्टेंट, ये टी डी टी इंटीग्रेट कर लो नीट वाले बच्चों। ये टी से 2T तक चले जाओगे तो टी से 2T तक चले जाओगे। जेई वाले के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन। नीट वाले प्लीज आपको भी इंटीग्रेशन आना चाहिए। dt का इंटीग्रेशन t होगा सर, कहां से कहां तक सर? t से 2T प्लस ऑफ b, और ये कितना होगा सर? t²/2, और ये कहां से कहां तक सर? t से 2T। सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए आंसर वो। अच्छा, इसको सॉल्व करना फर्दर नीट वाले से तुमको आता है। m इंटू a एज इट इज, ये यहाँ पर आप अपर लिमिट रखिए, माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखिए, प्लस ऑफ b/2। इसमें आप अपर लिमिट रखिएगा तो 2t का स्क्वायर माइनस ऑफ t²। अब जो भी सॉल्व करके आ जाए दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं सर। टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, नोट करना है, आगे बढ़ते रहना है। नोट करना है, आगे बढ़ते रहना है। नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने नोट कर लिया, फिर हम आगे की चीजों पर डिस्कशन कर सकें। ठीक है, अभी मैंने दो बातें आपको समझाया है। इतनी देर में मैंने आपको दो बातें समझाई हैं। वो दो बातें क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक तो ये कि हीट अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहा है तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, अगर स्टेट को चेंज कर रहा है तो m इंटू एल। ठीक है, अभी इसी पे और बातें करते हैं सर। अब इससे पहले कि मैं और फर्दर बात करूं उससे पहले आप एक छोटी सी बात समझिए। आपको मैंने कहा था कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मैंने सिंपली एक बात बोला कि एक कॉपर का कंडक्टर होता है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर हो या कोई सा भी कंडक्टर क्यों ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, ये किसी भी चीज का बना हुआ हो सकता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, किसी भी चीज का बना हुआ हो, और इस केस में हमने कोई लिक्विड भर दिया है, इसमें हमने लिक्विड भर दिया है, इसमें हमने लिक्विड भर दिया, और इधर से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। अगर हम यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सोचो कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया
तो आपको नहीं लगता कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई करेंगे वो इस कंटेनर का भी टेम्परेचर बढ़ाएगा और इसके अंदर जो लिक्विड है उसका भी टेम्परेचर बढ़ाएगा? पता नहीं सर, क्या बोले सर? इस कंटेनर का भी टेम्परेचर बढ़ाएगा और इसके अंदर जो लिक्विड है उसका भी टेम्परेचर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? यस सर, बढ़ाएगा। यस सर, ठीक बढ़ाएगा। है। तो बेसिकली जो हीट सप्लाई हो रही है वो एक्चुअली में दो कामों में जा रही है. इट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द container as well as it is increasing the temperature of the liquid which is contained inside the container. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहती है कि जब दो, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई दो बॉडीज ले लीजिए, इसी बात को और फर्दर और समझिए कि मान लीजिए कोई दो बॉडी ले लीजिए, ये मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है या कोई लिक्विड है जो कुछ T1 टेम्परेचर पे है और ये कोई दूसरी लिक्विड है जो कि कुछ T2 टेम्परेचर पे है. अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो दे विल रीच टू अ कॉमन टेम्परेचर. अगर आपने दो लिक्विड लिया और दोनों ले लिया, मतलब जैसे गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दो, तो फाइनल टेम्परेचर ना तो गर्म पानी के बराबर रहेगा ना तो ठंडा पानी के बराबर रहेगा. वो एक कॉमन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे जो इन बिटवीन का होगा. मतलब ठंडे पानी से ज्यादा होगा और ठंडे पानी के टेम्परेचर से और गर्म पानी वाले टेम्परेचर से ये कम होगा और इन बिटवीन कुछ टेम्परेचर आएगा. तो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि जब भी आप कितने भी चाहे आप सब्सटेंस को मिक्स कर दें टुगेदर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो द हीट गिवन बाय अ सब्सटेंस, ये हीट गिवन बाय अ सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर सब्सटेंस. हीट गिवन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब. एक ने जितना हीट को रिलीज किया उतना ही हीट दूसरा क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा. इसका मतलब दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि इन अ सिस्टम का मतलब अगर मान लो कि मैंने ठंडा पानी और गर्म पानी मिलाया है तो मेरा सिस्टम क्या है? माय सिस्टम कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ वाटर, वन इज कोल्ड एंड अदर वन इज हॉट. तो इन अ सिस्टम हमेशा याद रखिएगा चेंज ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0. जब भी आप कोई भी दो बॉडी मिक्स करेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स तो हीट का जो चेंज है ना ऑफ द सिस्टम वो 0 होगा. क्यों? क्योंकि जितना हीट गर्म पानी ने लूज किया वो सारा का सारा हीट ठंडे पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ, तो चेंज कुछ भी नहीं आया. मैं सिस्टम के हीट की बात कर रहा हूं, इसलिए वर्ड मैंने लिखा सिस्टम. मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि गर्म पानी के हीट में चेंज नहीं आया, मैंने ये नहीं बोला कि ठंडे पानी के हीट में चेंज नहीं आया, मैंने बोला कि इस मिक्सचर के हीट में चेंज नहीं आएगा. एंड द चेंज इन द हीट ऑफ द मिक्सचर will be exactly equal to 0. That will not change. I hope my point is clear. Tell me yes or no. यस सर। ठीक है. अब इसी से दूसरा पॉइंट एक और निकालते हैं. मान लो कि इंस्टेड ऑफ दो बॉडीज, एक फॉर्मूला मैं बना देता हूं, एक मतलब चमत्कारी फॉर्मूला. अगर याद रख लो तो बढ़िया, और नहीं याद रहे तो इतनी बात याद रखो, हीट गिवन बाय इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब. हीट गिवन बाय वन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर. तो इसके लिए मैं एक जीता जाता फॉर्मूला बना देता हूं. मान लो कि अगर आपने किसी भी बॉडी को मिक्स किया दो बॉडीज के साथ, मान लो हमने दो बॉडीज लिया ए बी सी, है ना, आउट ऑफ विच ए का टेम्परेचर कुछ है, बी का टेम्परेचर कुछ है और सी का कुछ टेम्परेचर है. मान लो मैंने तीन बॉडीज लिया है. ए, मान लीजिए ये एक बॉडी लिया हमने ए, दूसरी बॉडी हमने लिया है बी. बॉडीज दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, ए बी सी, और इन तीनों को हमने मिक्स कर दिया है. ठीक है, इन तीनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. इसका मास m1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका स्पेसिफिक हीट S1 है. इसका मास m2 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका स्पेसिफिक हीट S2 है. इसका मास m3 है, इसका स्पेसिफिक हीट S3 और इसका टेम्परेचर T3 है. इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और आप ऐसा अज्यूम कर लो कि T3 इज ग्रेटर देन T1 एंड T3 इज आल्सो ग्रेटर देन T2. तो अब इस केस में क्या होगा सर? इस केस में होगा ये कि जब आप मिक्स करेंगे ना, मिक्स करेंगे तो व्हाट विल हैपन? T3 विल रिलीज हीट and heat released by T3 will be absorbed by T1 and T2. Agreed? Tell me yes or no. यस सर। यस सर। तुम्हें नहीं आया. इसमें रिलीज कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा हीट पर है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वो रिलीज करेगा और जिसका टेम्परेचर कम है वो एब्जॉर्ब करेगा. तो T3 के कंपैरिजन में T1 भी कम है, T2 भी कम है, तो T3 रिलीज करेगा और T1 और T2 वाला टेम्परेचर इसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा. मान लो मैं आपसे कहता हूं लेट फाइनल टेम्परेचर, समझना एक बार, फाइनल टेम्परेचर, उसके बाद तो मैं क्रांतिकारी फॉर्मूला लिख ही दूंगा. फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T फाइनल कह लेता हूं, मान लीजिए. तो याद रखिएगा T3 विल बी ग्रेटर देन T फाइनल एंड T फाइनल विल बी ग्रेटर देन T1 एंड T फाइनल विल बी ग्रेटर देन T2. डिड यू अंडरस्टैंड? जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट कितना बढ़ सकता है? तो याद रखिएगा कि जाहिर है भाई जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो उसके इनिशियल टेम्परेचर से तो ज्यादा ही होगा.
और जो हीट रिलीज कर रहा है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से तो कम होगा ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो हीट रिलीज करता है वो उसका टेम्परेचर घटेगा और जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं Q3 which is the heat released is equal to Q1 which is the heat absorbed by one of the body and Q2 which is the heat absorbed by another body. तो Q3 must be equal to Q1 plus Q2। हाँ ना बोल। जी सर। यस सर। यस सर। अब लिखोगे कैसे मेरे लाल? तो M1 into S1 into टेम्परेचर का डिफरेंस। तो T3 का अगर Q3 देखें तो इसका इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर, फाइनल टेम्परेचर इज लेस, तो इसको लिखेंगे T3 माइनस ऑफ T। इसके बाद M2S2 मल्टीप्लाइड बाई इसका अगर हम देखें तो फाइनल टेम्परेचर इज मोर देन दैट ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर। इसी तरह से अगर 1 लिख देता हूं मैं इसको, पहले 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से हम 2 की भी बात करें तो 2 का भी फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, इसलिए फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इन दोनों में। तो T फाइनल माइनस ऑफ T इनिशियल, यही तो करेंगे सर आप। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ये ऐसे लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए कि T फाइनल का फॉर्मूला, तो बढ़िया बात है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करिए और आंसर आ जाएगा। M1S1T1 प्लस ऑफ M2S2T2। जी बताइए। सर ये आपने Q3 की जगह पे M1S1 क्यों लिखा है? वो गलती से लिखा है। M3S3T3 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस ऑफ M2S2 प्लस ऑफ M3S3, ये आपका फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आपको याद रह जाए, और याद नहीं रहे तो ये इक्वेशन आपको पता है कि एक ने जो रिलीज किया उसका हीट मस्ट बी इक्वल टू जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जितनी बॉडी उसके बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं याद रहे तो ये करना है, अगर याद रह जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। नोट करिए सर। अच्छा, इससे पहले कि मैं फर्दर आगे आप क्वेश्चन पे आऊं, ठीक है, आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। इससे आगे मैं क्वेश्चंस खेलना सिखाऊं आप लोगों को, क्वेश्चन खेलें। अच्छा रुक जाओ। हो गया सर। ओके, ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टाइम पास सवाल तो ये हो सकता है कि भाई मैं 2 लिक्विड का क्वेश्चन लेके आपको टाइम पास सॉल्व कर दूं, क्या फायदा होगा? मजा नहीं आएगा। 2 लिक्विड, फॉर्मूला सीधा सीधा पता है तो क्या करना है, एक डायरेक्ट एक ही सवाल करते हैं और उससे हम सीखेंगे। बट इससे पहले कि मैं सवाल कराऊं, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ जो मैं बताना भूल गया था और मुझे उम्मीद है कि आपको शायद याद ना हो, कि वाटर इक्विवेलेंट आप में से कोई मुझे डिफाइन कर सकता है? कभी सुना है आप लोगों ने वाटर इक्विवेलेंट? कोई बच्चा अगर डिफाइन कर दे तो मजा आ जाए। कभी मिलोगे तो चॉकलेट खिलाऊंगा, जो कहोगे वो खिला दूंगा, वो वाली चॉकलेट। ठीक है, ऐसा नहीं गरीब मास्टर मत समझना। वाटर इक्विवेलेंट आप में से कोई डिफाइन कर दे, कभी भी मिलोगे चॉकलेट दूंगा। कोई नहीं? जैनब, फातिमा, शिफत, शीबा, नबील, मोहम्मद जैद, गुलाम, समदानी भाई, वाटर इक्विवेलेंट याद है? हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, याद है? नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। वाटर इक्विवेलेंट याद है गुलाम? नो सर। नहीं सर। अब ये इसके पीछे मैं क्यों पढ़ा हूं? क्योंकि देखो वाटर इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में यूज होगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए सुनना ध्यान से।
ये बात ऐसे ही कुछ है जैसे आपको फ्लूइड भी शायद मैं ही पढ़ाऊं, तो फ्लूइड में जैसे वो यूज होता है आपका, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द डेंसिटी दे प्रोवाइड यू द स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी देने का एक तरीका तो ये कि आपको डायरेक्ट लिक्विड का डेंसिटी दे दिया जाए, या दूसरा तरीका ये कि उसका रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया जाए। ठीक है, तो उसी तरह से वाटर इक्विवेलेंट का इस बात को समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, और आज के बाद कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, मान लो कि पानी हम हीट कर रहे हैं, समझिएगा, तो हम कंटेनर में हीट करते हैं जिसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। जनरली लैब के अंदर जो हम कंटेनर लेते हैं उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। इसको हम हीट दे रहे हैं, ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी को हम हीट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। अब सोच, एक बात समझ कि जब अपन लिक्विड को हीट कर रहे हैं विच इज केप्ट इनसाइड द कंटेनर, तो इस प्रोसेस में कंटेनर भी तो गर्म हो रहा है। ठीक है, मान लो कंटेनर ने 20 जूल ऑफ हीट ले लिया अपना टेम्परेचर बढ़ाने के प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात में? आना बोलना पड़ेगा। नहीं सर। कितना जूल ले लिया? 20 जूल। अगर यही 20 जूल मैं डायरेक्ट पानी को दे देता, तो पानी का कितना मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर जाता। उस मास ऑफ पानी को हम कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे। नहीं आया? फिर से सुनो। मान लो कंटेनर का टेम्परेचर राइज होने के लिए, टेम्परेचर कंटेनर का पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज होने के लिए, या आप ऐसे कह लीजिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लीजिए। तो पॉइंट ये है कि अगर यही 4 कैलोरी अगर मैं वाटर को दे दूं, तो वाटर के कितने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वाटर इक्विवेलेंट। अभी भी नहीं आया? कंटेनर अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जितनी हीट खा रहा है, अगर वही हीट पानी को दिया जाए, तो पानी के कितने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बदल जाएगा, उसी मास को हम वाटर इक्विवेलेंट का नाम देंगे। अरे समझ आया? अरे हाँ ना बोल गया, एक ही चीज को मैं रिपीट करता रहूं। नहीं आया तो पूछ, थोड़ा मैं फिर से समझा देता हूँ, डेटा लेके समझा देता हूँ। मान लो कि कंटेनर को 4 कैलोरी की जरूरत पड़ती है 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कंटेनर 4 कैलोरी हीट खा लेता है टेम्परेचर को कितना बढ़ाने के लिए, तो टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए। अब मैंने ये हीट पानी को दिया, पानी को डायरेक्टली हीट दे दिया, पानी को कितना दे दिया? 4 कैलोरी। और पानी को मैंने 4 कैलोरी दिया, तो पानी के 10 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा। पानी के कितने मास का टेम्परेचर का राइज हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड से? उतनी हीट पर 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर का राइज हो गया बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसी हीट पे। क्लियर? तो इस 10 ग्राम को हम क्या कहेंगे? वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे कंटेनर। नहीं आया? सर इतनी हीट पे जो मतलब जिससे 10 ग्राम इंक्रीज हुआ है, उतनी हीट खाली कंटेनर को लग रही थी। हाँ, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो कंटेनर को पर अपना टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज कराना है, तो इट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ हीट, राइट, जिसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। पहले ये बताओ। जी सर। चाहिए होता है ना? तो मान लो कि कंटेनर requires 4 कैलोरी ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कंटेनर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो कितना कैलोरी हीट चाहिए? 4 कैलोरी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर यही 4 कैलोरी मैं डायरेक्ट पानी को दे देता, तो पानी के कितने मास का टेम्परेचर बढ़ जाता बाय सेम 1 डिग्री सेंटीग्रेड? उस मास को हम कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट करते हैं। तो मैं नहीं आया? मतलब वही 4 कैलोरी अगर मैं पानी को डायरेक्टली दे दूं, तो कितना मास पानी का वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे भाई फॉर एग्जांपल कि भाई अमीरों की शादी में 1 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। मान लीजिए कि अंबानी की बेटी की शादी हुई, 1 करोड़ में तो ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी औकात ही वहीं तक पहुंच पाएगी, ज्यादा इमेजिनरी औकात भी, वरना तो वो करोड़ों में खर्चा हुआ है। तो ऐसा समझ कि 1 करोड़ में उसके बेटी की शादी हुई। गरीब की बेटी कि कितनी बेटियों की शादी 1 करोड़ में हो जाती?
उसी 1 करोड़ में। ठीक है, वो क्या हो गया, वो अंबानी की बेटी के इक्विवेलेंट हो गया ना, अंबानी की बेटी के शादी के खर्च के इक्विवेलेंट हो गया या नहीं हुआ। मान लो अगर 100 लड़कियों की शादी हो जाती उसी पैसे में, तो एक अंबानी की बेटी 100 गरीब की बेटी के बराबर हो गई इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंस। जी सर। वही इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपने कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाया बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको 4 कैलोरी दिया। अगर आप यही 4 कैलोरी की हीट डायरेक्ट पानी को सप्लाई कर देते, तो पानी के कितने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हो जाता, वही कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। तो वाटर इक्विवेलेंट का बेसिक मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, विच विल, या आप ये कह सकते हो वाटर इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए ये कह सकते हो कि it is the mass of water whose temperature will rise by 1 degree centigrade when the same amount of heat is provided to it as provided to a container for 1 degree centigrade rise। मतलब कितने मास ऑफ पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा, ठीक है, तब जब उसको उतना ही हीट दिया जाए जितना कंटेनर को दिया जा रहा है फॉर द राइज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी मास को हम कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे। अब देखो स्पेसिफिक हीट को ना कई बार ऐसे लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहूं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, मैंने लिखा स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर मैंने लिख दिया मान लो कि 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखा मैंने स्पेसिफिक हीट, नहीं आया, अरे हाँ ना बोल। जी सर। एक तो तरीका ये है, ठीक है, एक तो तरीका ये है लिखने का। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, वो एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं लिखेगा, वो लिखेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, या वो स्पेसिफिक हीट नहीं देगा, वो क्या दे देगा आपसे, कहेगा वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 4 ग्राम। क्या मतलब समझोगे इससे, वो एक तो स्पेसिफिक हीट दे दे तो कोई मसला ही नहीं, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू स्पेसिफिक हीट वो क्या दे देगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 4 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कॉपर के इक्विवेलेंट, कॉपर के 1 ग्राम कॉपर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर का राइज कराओगे, तो उसको उतनी ही हीट देनी पड़ेगी जितनी 4 ग्राम ऑफ वाटर को देनी पड़ेगी। अगर लिख दिया ना वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 4 ग्राम, इसका क्या मतलब हुआ कि 4 ग्राम पानी ले लो और उसको हीट प्रोवाइड करो, तो 4 ग्राम पानी को जितनी हीट दोगे ना उतना 1 ग्राम कॉपर को देना पड़ेगा। मतलब स्पेसिफिक हीट क्या लिखा जाएगा कॉपर का, तो स्पेसिफिक हीट लिखा जाएगा ये जो वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, जब भी वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ तो सिंपली याद रखो जो वाटर इक्विवेलेंट आपको गिवन है ना उसको क्या कर दो, उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब भी समझ में आया या नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे, वाटर इक्विवेलेंट 4 गिवन है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट 4 गिवन है और ये गिवन है, तो ये कितना हो गया 4 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। जब तुम्हें नहीं आया, ये ग्राम नहीं दिया होगा, सॉरी कैलोरी दिया होगा, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई, प्लीज बोलो। यस सर, आ गया। आ गए सर। नहीं आया तो प्लीज बताओ, मतलब जो वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से, तो आपको उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट पता चल जाएगा। एक बार फिर से खेलते हैं भाई, जैसे मैं आपसे कहूं स्पेसिफिक हीट ऑफ, सॉरी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ, मान लीजिए मैंने लिखा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा 10 कैलोरी, बताओ इसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन क्या लिखोगे, आयरन का वाटर इक्विवेलेंट 10 है तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या लिखोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्या करोगे 10 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो 10 10 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर, सीधी सी बात है। याद रहेगी बात कि अगर आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग यू स्पेसिफिक हीट अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ हो तो क्या करना है, जो भी वाटर इक्विवेलेंट गिवन है उसको पानी के स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से सुन, वाटर इक्विवेलेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पानी के स्पेसिफिक हीट से, नहीं आया
आ गया सर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से, Yes, sir, बिल्कुल आ सर। गया। कोई दिक्कत? तो दो तरीका हो सकता है, स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस का ना देके आपको इनडायरेक्टली क्या दे देते हैं, वो वाटर इक्विवेलेंट, तो वाटर इक्विवेलेंट दे दे तो सिंपली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए सर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देखिएगा सर ध्यान से। आपसे कहा जा रहा है इक्वल मासेस, क्वेश्चन देखिएगा सर, इक्वल मासेस, थोड़ी सी रफ्तार तेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन लिखने में, इक्वल मासेस और क्वेश्चन बकने में। इक्वल मासेस ऑफ ए बी एंड सी आर मिक्स्ड टुगेदर, है ना। इक्वल मासेस हैं किसके किसके, तो ए बी एंड सी, तीन बॉडीज के इक्वल मासेस लिए गए हैं एट टेम्परेचर्स। ध्यान से देखिएगा सर, टेम्परेचर्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, एक का 25 मान लो, एक का 40 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्स्ड टुगेदर, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें एक बात समझिए, आपसे कहता है कि जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं, व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर आता है, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन मेरे साथ लिख लीजिएगा, व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड टुगेदर, तो उस केस में जो टेम्परेचर आता है वो आता है फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें इफ ए एंड सी आर मिक्स्ड टुगेदर देन फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू व्हाट। आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि तीन सब्सटेंसेस हैं ए बी सी, तीनों के मासेस इक्वल हैं, तीनों का टेम्परेचर आपको गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10, 25 एंड 40। आपसे कहता है जब ए और बी को हम मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर कितना आता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बी और सी को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर कितना आता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे कहता है कि इफ ए एंड सी आर मिक्स टुगेदर, अगर ए और सी को हम मिक्स कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? क्वेश्चन आ गया समझ में आपको? जी सर। कैसे सॉल्व करना पसंद करोगे या मैं करूं सॉल्व? देखो इसमें किसी का स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो अगर एक बार और तो आपको एक बात समझ में आएगी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट गिवन। किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट आपको गिवन नहीं, पढ़ के देख लो। और आपको मालूम है कि जब भी आप मिक्सिंग करते हो तो टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो उसके स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट पता ही नहीं है या नहीं आया। तो अल्टीमेट गोल पता है क्या है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ए और सी को आप मिक्स करेंगे, मान लीजिए, पहले तो लॉजिक समझिए कि ए और सी को मिक्स करेंगे तो या तो हो सकता है कि ए और सी, ए का टेम्परेचर कितना है 10 और सी का टेम्परेचर कितना है 40। कौन हीट लूज करेगा और कौन गेन करेगा? सब बोलो बेटा, मजा नहीं आ रहा। क्या करो, तुम्हें भी नहीं आ रहा? सी लूज करेगा, और सी एक लूज करेगा, ए गेन करेगा। किसको आवाज नहीं आ रही बेटा? कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात, सी लूज करेगा और ए गेन करेगा। तो अगर आपको ये लिखना हो तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस्ट किसने करा, सी ने करा। तो क्या लिखेंगे आप, सी में मान लीजिए आप लिखेंगे मास ऑफ सी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर ऑफ सी माइनस ऑफ फाइनल टेम्परेचर। दिस मस्ट बी इक्वल, अभी नोट नहीं करना, अभी सुनना, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टी फाइनल माइनस ऑफ टेम्परेचर। बट ये सॉल्व करके हमें अगर फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो हमें ना तो ये पता है ना तो ये पता है, एससी और एसए भी तो नहीं पता, तो दो अननोन है। नहीं आ रहा भाई, कितने अननोन है सर इस क्वेश्चन में? 2 अननोन है, कैसे सॉल्व होगा? हो सकता है क्या सॉल्व अभी? नहीं मैं सर, नहीं खेल रहा, तुम अच्छा नहीं खेल रहे, नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सी, पहले चाहिए हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, तभी हम ये फॉर्मूला लगा के फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए आपको अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, तो अदर इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर इतना आता है, और जब आप बी और सी को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर इतना आता है। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो जब ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है तो इस इंफॉर्मेशन से आप क्या निकालेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन में से आप स्पेसिफिक हीट का रिलेशन निकालेंगे और फाइनली आप ए और बी के लिए वो अप्लाई कर देंगे। क्लियर है?
अब स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आपकी मर्जी है, चाहे जैसे निकालना चाहे, आपकी मर्जी है कैसे निकालना चाहे। वो निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, ए प्लस बी, इसके लिए अगर हम बात करें तो ए और बी में अगर हम देखें तो कौन हीट लूज करेगा और कौन गेन करेगा? तो ऑब्वियसली बी लूज करेगा, ए गेन करेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो है आपका कि आप ऐसे लिख लीजिए मास ऑफ ए, दोनों के मास से सेम है तो मास फाइनली कैंसिल हो जाएगा, तो मास लिखूं ना लिखूं क्या फर्क पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए किसने गेन किया? तो ए ने गेन किया, तो क्या लिखेंगे हम? टी फाइनल माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। और कितना आ रहा है इसका फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है आपको ना, फाइनल टेम्परेचर तो दिया हुआ है, तो 15 माइनस ऑफ 10, और इसका क्या लिखेंगे आप? इसका लिखेंगे आप 25 माइनस ऑफ 15। ठीक है, सॉल्व करिए तो 15 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एस ए इज इक्वल टू 25, तो 10 टाइम्स ऑफ एस बी। पता नहीं मास्टर तुम अकेले सीख रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। एस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस बी। पहला रिलेशन क्लियर? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। जी सर, दो रिलेशन आ जाएंगे इससे। जी सर क्लियर है। बिल्कुल सही बात। इसी तरह से दोबारा रिलेशन निकाल लीजिए, बी प्लस सी के लिए निकाल लीजिए। तो बी प्लस सी के लिए निकालिएगा तो बी और सी में हीट कौन लूज करेगा? सी लूज करेगा। तो आप लिखेंगे एस एस बी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर विच इज 30 माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू एस सी इज इक्वल टू 40 माइनस ऑफ 30। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एस बी तो 5 टाइम्स ऑफ एस बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एस सी। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व करेंगे आप, तो एस बी इज इक्वल टू कितना आ गया सर? एस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस सी। ये दो रिलेशन निकल आए हमारे। अब वो फाइनली आप किसको मिक्स कर रहे हैं? तो फाइनली आप ए और सी को मिक्स कर रहे हैं, और ए और सी में आपको पता है कौन लूज कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए लिखिएगा आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, तो ए फाइनल टेम्परेचर माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इज इनटू, इसमें आप क्या लिखेगा? इसका इनिशियल टेम्परेचर माइनस ऑफ फाइनल टेम्परेचर। एस सी को आप क्या लिख सकते हैं और एस ए को आप क्या लिख सकते हैं? उसके लिए आपको ये दो रिलेशन है, और इस दो रिलेशन से आप फाइनली सॉल्व कर सकते हो या नहीं। इस ए को भी आप सी के टर्म्स में लिख लो, इस सी को भी सी के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हो। आपको दो रिलेशन है, एस ए आपको पता है 2 एस बी है, और एस सी को हम लिख सकते हैं एस बी बाई 2। जी सर। नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, आ गया सर। ठीक है, यस सर। कोई कठिनाई हो तो बोलने का भाई, कठिनाई नहीं है तो आगे बढ़ेंगे अपन। खट से एकदम रफ्तार तेज, पागल हो जा बिल्कुल। बोल, ऐसे सवाल आ जाए गलती से तो छोड़ के आओगे या करके आओगे? अब करके आ जाएंगे। करके आएंगे। करके आओगे? छोड़ के आना, छोड़ के अगर आ गए गलती से भी तो आईने के सामने, मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाना और पूछना रो रो के, मैं ही ऐसा या मैं ही ऐसी क्यों हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इस कैलोरीमेट्री पे पूछे जाने वाला, जिसमें कैलोरीमेट्री और मतलब कैलोरीमेट्री में दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब हीट का सप्लाई फॉर द चेंज ऑफ टेम्परेचर और हीट का सप्लाई फॉर द चेंज ऑफ स्टेट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एक साथ। मैं ये नहीं करा रहा हूँ टाइम पास सवाल कि आइस माइनस इतना पे है और उसको पानी बनाना है 20 पे, तो बताओ टोटल हीट कितना जाएगा, वो नहीं करा रहा हूँ, वो बच्चों वाली बात। एक अच्छे सवाल पे आते हैं डायरेक्टली। इसके मिक्सिंग वाले सवाल होते हैं। वाटर और आइस को मिक्स कर दिया तो आपसे पूछेगा फाइनल टेम्परेचर बताओ और फाइनल कंटेंट ऑफ द मिक्सचर बताओ। ये आपसे कहेगा कि आइस और स्टीम को मिक्स कर दिया या वाटर और स्टीम को मिक्स कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। मैं जो अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछा गया जेई सुना होगा आप लोगों ने 2003 में। ये क्वेश्चन 2003 में, मतलब अभी से 18 साल पहले जेई में पूछा गया। तो इसका मतलब है कि नीट में, और ऐसा कोई रॉकेट साइंस सवाल नहीं है कि जो नीट में नहीं पूछा जा सके, तो जेई में ऐसा पूछा गया, नीट में ऐसा पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो जेई का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि 2 किलोग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा स्टेटमेंट लिखना यार मुझे बहुत बड़ा काम लगता है, तो मैं इसको सिर्फ समझा दे रहा हूँ आपको कि बेसिकली बोला गया 2 किलोग्राम ऑफ आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 5 किलोग्राम ऑफ पानी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। 5 किलोग्राम पानी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मिक्स कर दिया गया। आपसे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जेई वालों ने दिया था, और वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया था? तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया था स्पेसिफिक हीट। ये आपको वैसे भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता तो याद रहता है, वैसे आपको उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया था, क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं वैसे तो, कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला था आपसे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 80 कैलोरी पर ग्राम।
ये दो इंफॉर्मेशंस गिवन थे, दीज वर द टू इंफॉर्मेशंस गिवन। और पूछा क्या था, पूछा था कि अगर ऐसा है तो बताइए कि द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर कितना होगा, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर कितना होगा, ये सवाल पूछा गया था। जो एग्जैक्ट जेई का स्टेटमेंट था वो ये था कि फाइनल अमाउंट ऑफ, इसमें फाइनल अमाउंट पूछा था, मैं दो चीजें कैलकुलेट कराऊंगा इस क्वेश्चन में। फाइनल अमाउंट इन द मिक्सचर पूछा था, मगर मैं दोनों बातें कैलकुलेट कराऊंगा कि फाइनल टेम्परेचर भी कैलकुलेट कराऊंगा और फाइनल अमाउंट भी कैलकुलेट कराऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि फाइंड फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। फाइंड फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जल्दी से लिखिए, एकदम रफ्तार तेज भाई, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। लिख लिया? फाइंड फाइनल amount of water in mixture and find and final temperature। फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सचर में बताना है और फाइनल टेम्परेचर बताना है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो मैं सुना रहा हूँ बिल्कुल कायदे से। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इसको एक तरीका तो यार फॉर्मूला में मैक्सिमम 99% किताबों में वो पूरा एकदम इक्वेशन बना के लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, और वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा इक्वेशन है। ठीक है, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग पढ़ाने वाले यही तरीका सिखाते हैं आपको, जो जनरली किताबों में ये तरीका नहीं मेंशन रहता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिए कि आप आइस और वाटर अगर गिवन है तो आइस और वाटर को दोनों को सेम एक रेफरेंस टेम्परेचर पे ले आइए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर रेफरेंस टेम्परेचर पे ले आइए। समझ रहे हो आप मेरी बात? सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ। आइस और वाटर दोनों को क्या करिए आप, एक रेफरेंस टेम्परेचर पे ले आइए। अब वो रेफरेंस टेम्परेचर दोनों डिफरेंट केसेस में अलग अलग सोचना पड़ता है, बस यही काम करना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आइस को अगर मैं हीट दूंगा तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, सोच के देखो। तो उसका उसका जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट होगा, और उसका टेम्परेचर कन्वर्ट होते होते जीरो पे पहुंचेगा या नहीं, सोच के देखिए। आइस को अगर हीट दिया जाए तो इसका स्टेट चेंज होगा या नहीं होगा, सॉरी टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। यस सर। तो पहले इसका टेम्परेचर राइज करेगा, राइज करके जीरो पे पहुंचेगा। फिर फर्दर अगर मैं हीट दूं तो क्या होगा, फिर फर्दर अगर हीट दूं तो स्टेट चेंज होगा, और स्टेट चेंज होगा तो क्या होगा, वो आइस से किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर वही जीरो रहेगा। इसका मतलब है आइस को ना, आइस को आप वाटर बना दो कितने टेम्परेचर पर, जीरो पे, और इसको भी आप वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दो। इसको भी आप वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आओ, रेफरेंस क्या ले लो, इसको भी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आओ, और आइस को भी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आओ, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेफरेंस सेम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दोनों सेम रेफरेंस पे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त, नहीं आ रहा। यस सर। तो पहले पार्ट में आप आइस को क्या प्रोवाइड करेंगे, तो पहले पार्ट में आप आइस को प्रोवाइड करेंगे हीट। तो आइस को जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे डेल्टा क्यू, तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट कैपेसिटी इस केस में जो होती है वो हाफ होती है। तो हाफ इनटू मास कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 20 कैलोरी। पता नहीं आया भी या नहीं आया, क्लियर? यस सर। ठीक है। इसी तरह से अब इसको अगर फर्दर और हीट देंगे तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट चेंज होगा, तो सर अब स्टेट चेंज होगा। सही जा रहा हूं? तो दिक्कत, स्टेट चेंज होगा तो क्या लिखेंगे आप, m इंटू एल लिखेंगे। m इंटू एल लिखेंगे तो मास कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो 80 और 2 स्टेट, ये फ्यूजन हो रहा है ना, तो ये कितना हो गया 160। सर बोलना पड़ेगा सर, तुम बोल नहीं रहे हो। पहले हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, दोनों को सेम टेम्परेचर पे लाना है। इसमें क्या होगा, इससे हीट ले लो, पानी बनाना है इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका हीट कितना होगा, तो इसका हीट एम एस डेल्टा टी, मास कितना है 5 इंटू स्पेसिफिक हीट पानी का 1 इंटू डेल्टा टी, 20 से 0 पे जा रहे हो तो टेम्परेचर का डिफरेंस 0, तो ये 100
किलो कैलोरी। किलो क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मास इज इन केजी, तो इसलिए किलो कैलोरी की बात हो रही है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया जो मैंने अभी करा है? इसका मतलब इसमें जो टोटल हीट लगेगी इस प्रोसेस में वो कितनी होगी? 180 किलो कैलोरी होगी। ये पानी को ये हीट कौन दे सकता है? सोच के देखो। अब जो पूछूंगा वो सब बताएगा। मतलब आइस -20 पे पानी के साथ मिलाओगे तो आइस मेल्ट होता है या नहीं होता है? लॉजिकली बता। यस सर। Yes, sir. मेल्ट होता है। तो मेल्ट होता है तो आइस को कौन हीट प्रोवाइड कर रहा है टू फॉर इट टू मेल्ट? वाटर सर। Sir, water. वाटर करेगा। अब देखो, आइस को अगर मेल्ट होके वाटर बनना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसको हीट कितनी चाहिए? 180। और पानी अपना हीट रिलीज करके कितना हीट रिलीज कर सकता है उसी लेवल पे आने में? 0 आने में 100 नहीं आया। पानी आइस को 0 पे आना है तो कितना हीट चाहिए? अरे सब बोलेंगे यार। जैद 160 नबील सर। बोल भाई। 180। 180 सर। और वाटर अगर 0 पे आएगा टेम्परेचर लूज करके, हीट लूज करके, तो कितना हीट दे सकता है वो? 100। 100. 100। तो मेरे एक बात बता, क्या पूरा का पूरा बर्फ पानी बन जाएगा? नहीं बन पाएगा सर। 180 कैलोरी No, चाहिए sir. और मिल कितना रहा है? सिर्फ 100। Sir, तो पूरा 100. तो नहीं बनेगा। 100 मिल जाए तो पूरा तो नहीं बनेगा। तो कितना बन पाएगा? तो कितना आइस वाटर में कन्वर्ट होगा? तो एक बात तो क्लियर है कि सारे आइस का टेम्परेचर 0 पे तो आ जाएगा, ये सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि 20 कैलोरी कहाँ चली गई? 20 कैलोरी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो गई। 20 कैलोरी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो गई। तो ये जो दिया है आपने 100, उसका 20 तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में चला गया। तो बचा कितना? 80 कैलोरी, जो इसके स्टेट को चेंज करेगा। नहीं समझ में आ रही है? स्टेट को चेंज करने के लिए कितना हीट बचा? 80. हीट रिमेनिंग टू चेंज स्टेट। पहला कुछ अमाउंट तो, ये जो 100 का कुछ अमाउंट तो इसके टेम्परेचर को चेंज करने में चला गया भाई। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वही इसके स्टेट को चेंज करेगा। वो कितना है? 80 किलो कैलोरी है। तो 80 किलो कैलोरी कितना मास का कन्वर्जन कर पाएगा? तो आपको मालूम है Q इज इक्वल टू M इंटू L होता है। कितनी हीट बच गई है? 80। मास कितना कन्वर्ट होगा ये सवाल है हमारा। 80। ये कितना हो गया? मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम हो गया या नहीं? हाँ ना बोलना पड़ेगा। मतलब समझे पूरे क्वेश्चन का सारांश। आइस का कितना मास कन्वर्ट होगा पानी में? पूरा या सिर्फ 1 किलो? 1 या kg, सब सर। नहीं समझे? 1 kg. 1 kg सिर्फ 1 किलो कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में जेई ने पूछा था कि भाई कितना वाटर बना मिक्सचर में। तो वाटर कितना बना मिक्सचर में? कौन बताएगा? वाटर कितना हो गया मिक्सचर में? 5। वेरी गुड। 5 पहले से था और अब ये है तो 6 किलोग्राम पानी बन गया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फाइनल, मैंने एक एडिशन किया है कि फाइनल टेम्परेचर भी पूछ रहा हूं। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? पूरा आइस भी 0 पे है और पानी भी अपनी हीट लूज करके कितने पे है? 0 पे। दोनों 0 पे है। तो मिक्सचर में क्या है? बर्फ भी है और पानी भी है। जो पानी है वो भी 0 पे है और जो आइस है वो भी 0 पे है। तो इसका मतलब है मिक्सचर में फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ये कब बढ़ता? जब पूरा आइस मेल्ट जाता और फिर भी कुछ हीट बची रह जाती तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता। बट यहाँ तो पूरा आइस मेल्ट ही नहीं हुआ ना सर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि पानी ने भी अपना पूरा हीट लूज कर दिया है आइस को कन्वर्ट करने के चक्कर में। तो इसलिए फाइनल टेम्परेचर पानी का भी कितना है? 0। और जो आइस कन्वर्ट नहीं हुआ वो भी 0 पर है। तो इसलिए मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 0। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या कैसे किया है? हाँ ना बोल भाई। जैनब रहमान, शिफत कलाम, नबील इमाम, इमरान। जी सर जी. जबरदस्ती नहीं बोलना है, समझ में आया तभी बोलना है। ऐसा क्वेश्चन एक आधा और कराऊंगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दोनों को सेम रेफरेंस लेवल पे ले आओ। रेफरेंस लेवल पे लाने में देखो कि कौन कितना हीट लूज कर रहा है और कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट के बराबर हीट लूज हुआ है तो पूरा कन्वर्जन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट से कम हीट लूज हुआ है तो पूरा कन्वर्जन नहीं होगा। रिक्वायरमेंट से ज्यादा हीट लूज हुआ है तो कन्वर्जन भी होगा और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऐसा कुछ और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बट आज नहीं, अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ Yes, तक आज sir. रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फर्दर और कुछ क्वेश्चन मैं इस पे कराऊंगा और फिर आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल।
बाय sir, बाय, thank you, टेक sir. केयर, Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम Good day, sir. गुड डे।